हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा प्रिलिमिनरी के लिए JKS के। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। कब ये मान लीजिए 2-3 वीडियोस तक कम से कम चलेंगी, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करूँगा माइन्यूट डिटेल्स कवर करने की। तो ये मतलब एक मेरे हिसाब से मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि सही से पूरी स्ट्रेटजी बताऊँ कि JKPSC का प्रिलिमिनरी किस तरह से उसको अप्रोच करना है ये 2 महीनों में, जो मतलब 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने 5 या 6 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है प्रिलिमिनरी का। अगर आप देखोगे तो सिलेबस जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है। और इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे तो एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया आती है। और इसी तरह से ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है। इसी तरह से आप देखोगे कि जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है। और जनरल साइंस सिलेबस में है। और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये जो मतलब पूरा इमालगम है सिलेबस का, इसका अपना अपना एक डिफरेंट वेटेज है। जैसे मगर अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यूजुअली ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इन वर्ल्ड मतलब इंडियन हिस्ट्री जो है, मतलब जिसमें कल्चर, मिडेवल, एंशंट, मॉडर्न आते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं स्पेशल। और इकोलॉजी भी एक सब्सटेंशियल मतलब चंक ऑफ क्वेश्चंस इसमें से भी होते हैं। तो पहले हम डायरेक्टली हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बात करते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखोगे तो इसमें ये 3 बागों में बटा हुआ है। इसे कहते हैं एंशंट, मॉडर्न, सॉरी मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो जो एंशंट में आप देखोगे तो क्वेश्चंस का जो मतलब फोकस जो क्वेश्चंस का होता है वो ब्रॉडली कल्चर पे होता है, जो जिसमें आर्ट होता है, लिटरेचर होता है, आर्किटेक्चर होता है। तो इन चीज़ों पे फोकस रहता है मतलब एंशंट इंडिया में। और एंशंट इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है जो मतलब मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं वो है RS शर्मा। तो ये RS शर्मा जो बुक है ये मैक्सिमम लोग मतलब एंशंट इंडिया के लिए कवर करते हैं। और अगर आप कोई और मतलब पढ़ना चाहो मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, तो एक बुक आती है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। उसमें जो पार्ट फर्स्ट है वो एंशंट इंडिया के लिए है। उसमें भी एक अच्छा खासा मतलब ओवरव्यू मिल ही जाएगा आपको कि मतलब एक मतलब बेसिक सी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लाइक एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स हो गए, और भी बहुत सारी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है, 2 किताबें जो मैंने बोली है, RS शर्मा और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, ये आप पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए या एंशंट इंडिया के लिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक और बुक आती है जिसे कहते हैं नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, लेकिन ये काफ़ी वॉल्यूमिनस बुक है, मतलब बहुत फैट बुक है ये। इसको पूरे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप मतलब इसको मतलब सिलेक्टिवली पढ़ लीजिए। मतलब जैसे डांसेस हो गया, इसमें अच्छे से दिए हुए हैं इन्होंने डांसेस डांसेस हो गए, फोक आर्ट हो गया, या फेस्टिवल्स हो गए, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और एंशंट इंडिया तो, और एंशंट इंडिया में जो ब्रॉडली जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से कवर करने हैं ये भी मैं बता दूंगा आपको। एंशंट इंडिया, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछते ही पूछते हैं, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया होता है वो साइट्स होते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। यहाँ से ये साइट्स से, जैसे धोलावीरा हो गया, हरप्पन हो गया, मोहनजोदारो हो गया, इसी तरह से छंदोरा हो गया, कालीबंगन हो गया, इसी मतलब ये सब, लोथाल हो गया। तो ये सब साइट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी जगह में क्या इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, कहाँ क्या क्या मतलब किस साइट की क्या खसूसियत है, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। और इसके बाद जो ऋग्वेदिक पीरियड होता है, ऋग्वेद जो जिसे कहते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप देखोगे उस वो वहाँ से क्वेश्चन आने के कम चांसेस होते हैं, मतलब वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। ये जो है ये एक पेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। यहाँ से मान लीजिए, आप मान के चलिए एक क्वेश्चन डन होता है, एक क्वेश्चन जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से, तो ये जो एरिया है इसको अच्छे से करिएगा। और यहाँ पे भी सिलेक्टिव ही पढ़ सकता है बंदा। एक तो ये पढ़े कि मतलब ओरिजिन कैसे हुआ है इन दो रिलीजन का, मतलब क्या फैक्टर्स थे जिसके बैकड्रॉप में ये दो रिलीजन वजूद में आए। और इनमें जो सेक्ट्स हैं उनमें जो सेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, और मतलब वो उनकी फ़िलासफ़ी क्या है, हर सेक्ट की क्या क्या अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है, वो पढ़ें। और बेसिक फ़िलासफ़ीज़ इनमें अपनी अपनी हैं। जैसे बुद्धिज़्म में आप पढ़ोगे अनिट्टा, जिसे इम्पर्मनेंस कहते हैं। इसी तरह से जी जैनिज़्म की अपनी अलग फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि मतलब एक मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। और एंशंट इंडिया में सबसे और एक इम्पॉर्टेंट है, वो है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर या मौर्यन रूल जिसे कहोगे, इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अशोका का रूल। तो अशोका पे क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है गुप्ता रूल, गुप्ता पीरियड। इसमें जो गुप्ता पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट फोकस होना चाहिए इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर, क्योंकि ये जो पीरियड है इसे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनके मतलब गुप्ता पीरियड में लिटरेचर के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इनके पीरियड में कालिदास, जो मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिम ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर किए जाते हैं, वो भी इसी पीरियड में मतलब गुप्ता पीरियड में ही उनका मतलब वो मतलब प्रेवलेंट थे। तो ये सब हो गया। और एंशिएंट इंडिया में मुझे जैसे लगता है एक जिसे कहते हैं शत दर्शन, मतलब 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, उनमें अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ है, लाइक साम्यक है और वैशिष्ट है। मतलब वो 6 फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो आप पढ़ लीजिए वो 6 फ़िलासफ़ीज़ और उनके बेसिक फीचर्स क्या है, वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो मतलब वो सब चीज़ें पढ़ लीजिए। उनको मतलब ये भी कहते हैं कि मतलब एथियस्टिक स्कूल ऑफ थॉट उन्हें कहते हैं। उनमें 6 फ़िलासफ़ीज़ है, वो पढ़ लीजिए आप। वैशिष्ट हो गया, और भी 2-4 फ़िलासफ़ीज़ हैं, उत्तर मीमांसा है और पूर्व मीमांसा है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, और क्यों इसमें भी एक क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांस होते हैं। और एंशिएंट इंडिया में और एक टॉपिक है जो मतलब जिसके भी अच्छे खासे चांसेस है वो पूछने के, वो होते हैं जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनकी ट्रैवलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जैसे ह्योनसेंग हो गया, फहीन हो गया। तो ये है मतलब तो ये मतलब ये जो मैंने कह दिए हैं मतलब ये ब्रॉडर ओवरव्यू है। तो ये एरियाज़ को आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि ये इन्हीं एरिया से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और एक जो मुझे लगता है जो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा वो है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ऑफ कनौज। तो ये भी पढ़ लीजिए, इसका भी इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मतलब बन सकता है। तो ये हो गया पूरा एंशंट इंडिया का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम मिडाइवल इंडिया पे आते हैं। मिडाइवल पीरियड, मिडाइवल पीरियड में जो मुझे मतलब पर्सनली लगता है जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वो है बख्ती मूवमेंट। बख्ती मूवमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, इसके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। मतलब ये मतलब पेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनमें आपको कबीर को पढ़ना पड़ेगा, गुरु नानक को पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह से रामानुजा करके हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, शंकराचार्य को पढ़ना पड़ेगा, माधवाचार्य को पढ़ना पड़ेगा। इसमें और भी बहुत सारे मतलब भक्ति मतलब जो भक्ति ट्रेडिशन के अर्डेंट फिलोसफर्स थे, या सॉरी जो इनके टीचर्स थे भक्ति ट्रेडिशन के, उनको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो मिडाइवल इंडिया में इम्पोर्टेंट है वो है सूफी पीरियड। सूफी पीरियड जो होता है इनमें भी आपको इम्पोर्टेंट सूफी जो सेंट्स थे उनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन मतलब चिश्ती ऑर्डर सिंपल, ऐसे कोई मतलब डायरेक्ट नहीं पढ़ लीजिए मतलब किसी एक के बारे में। ऑर्डर जैसे चिश्ती हो गया, सोहरावर्दी हो गया, कादरी हो गया, और मतलब ये सब ऑर्डर्स जो है इनको पढ़ लीजिए। और मिडिवल इंडिया में आप बेस आपका जो फोकस होना चाहिए वो मुझे लगता है जहाँ अगर हम रूलर की बात करें, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनास्टीज़, तो उनमें आपको ज़्यादा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आप जैसे मतलब पेक्यूलियर टर्म्स होती थी उस टाइम, इक्ता हो गया, या मतलब डिफरेंट लाइक कमांडर इन चीफ को क्या कहते थे, या ट्रेजरर क्या को क्या कहते थे, या मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहते थे, या ये सब चीज़ें मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, इसको अच्छे से मतलब फोकस होना चाहिए। और स्पेशली दूसरा वो है आर्किटेक्चर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एक मतलब बहुत प्रोमिनेंट मतलब आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और भी मतलब कहीं सारे हैं। तो आपको आर्किटेक्चर के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस देना है। और मुझे जो लगता है और एक एरिया जो है वो मुग़ल रूल है। मुग़ल रूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुग़ल पीरियड में। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है अकबर का रूल। अकबर का रूल, अकबर के रूल में आपको सुल्ले कुल पढ़ना पड़ेगा। आपको अकबर के रूल में वो दीन इलाही पढ़ना पड़ेगा। और अकबर के रूल में आपको उसकी रिलीजियस पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। और शाही जहाँ का पीरियड भी पढ़ना पड़ेगा, शाही जहाँ का जैसे जिसमें ताजमहल बना था, और भी मतलब इम्पोर्टेंट जो भी मतलब आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं उनको पढ़ने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है इतना मिडिवल इंडिया में मतलब आप अगर चाहोगे तो इससे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर। ये पेंटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी, क्योंकि जो मिडाइवल इंडिया में पेंटिंग उस लेवल की मतलब उस उतना उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं, क्योंकि
मतलब ज़्यादा पेंटिंग को डिस्करेज ही करते थे। तो पेंटिंग में आप लार्जली मतलब अगर आप पेंटिंग के ऊपर देखोगे तो इसमें जहांगीर का नाम सर फहरिस्त आता है, तो आप जहांगीर को पढ़ सकते हो अच्छे से। तो ये मुझे लगता है मिडावल इंडिया के लिए है। अब मॉडर्न इंडिया पे आ जाते हैं। मॉडर्न मॉडर्न इंडिया का जो मुझे लगता है मतलब इम्पोर्टेंट बुक है वो है वन स्टॉप सोल्यूशन, जिससे कह कब मैं कहूँगा वो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। राजीव अहीर की एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। और ये बुक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, इसमें मुझे नहीं लगता इससे बाहर जाने की ज़रूरत कुछ है। इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। आप इसी किताब को 8-10 बार पढ़ लीजिए एग्ज़ाम से पहले। मतलब मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप अच्छा करके आएंगे मॉडर्न इंडिया में। और मॉडर्न इंडिया में भी कुछ ही एरियाज़ पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सब मॉडर्न इंडिया को मतलब फोकस में ले लेना है। इसमें भी कुछ ही एरियाज़ के ऊपर आपको मतलब काम करना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूंगा कि अम, मतलब एक तो ये हो गया कि नेशनल मूवमेंट्स, और नेशनल मूवमेंट जो है इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखोगे गांधीयन पीरियड, ये इम्पोर्टेंट है। गांधीयन पीरियड के दरमियान क्या क्या हुआ था, गांधी जी के क्या मतलब मेजर रोल रहा था। और इसी तरह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पीरियड पढ़ लीजिए। और जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो होते हैं गवर्नर, किस गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल जो था उसके पीरियड में क्या इम्पोर्टेंट हुआ था। गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के पीरियड में क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये आपको डायरेक्ट राजीव अहीर की बुक में, उनकी बुक के लास्ट पे एक पूरी समरी दी हुई है। वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो कि किस गवर्नर जनरल के दौर में क्या हुआ था। वो सब उन्होंने मतलब एक जगह समराइज़ करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कमिटीज़ होती है। कमिटीज़ मतलब किस गवर्नर जनरल के पीरियड में कौन सी कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी किसके ऊपर थी। जैसे सर्जेट प्लान हो गया, जैसे मतलब मैकेवेली एक कमेटी बनी थी, वो किसके ऊपर थी। इसी तरह से और भी जो कमिटीज़ है, बटलर कमीशन हो गया। तो ये सब अलग अलग कमिटीज़ हैं, ये आप देख लीजिए। तो ये सब हो गया। और मॉडर्न इंडिया में ऐसा मुझे लगता है कुछ और नहीं है। और आप जो मुझे लगता है आप फोकस कर सकते हो वो पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो। ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट में आप देखोगे पीजेंट इंडिगो मूवमेंट हो गया, इंडिगो हो गया और भी लाइक सन्यासी रिवोल्ट हो गया। ये बहुत सारी रिवोल्ट हैं, ये मतलब मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो और मतलब गांधीयन पीरियड में आप चंपारण देखोगे, अहमदाबाद सत्याग्रह देखोगे। तो ये सब मतलब मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, तो इन एरियाज़ के ऊपर आप फोकस कर लीजिए। और इसके बाद हम, ये मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मतलब मुझे आपको समझ में आ गया होगा अब कि मतलब हिस्ट्री में या हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसके ऊपर में क्या करना चाहिए, मतलब किस किस एरिया को फोकस करना चाहिए। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, वो ये है कि जो फोक डांसेस होते हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं, डांसेस हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, इसमें नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।
नॉर्थ ईस्ट लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मेघालय हो गया, और मणिपुर हो गया। ये सब स्टेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है डांस फेस्टिवल, क्योंकि इनमें मतलब दे आर वेरी रिच इन डांस एंड फोक ट्रेडिशन। तो ये स्टेट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में क्या, कौन सा फोक डांस है, कौन सा मतलब क्या ट्रेडिशन है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। बाकी अब मुझे लगता है ये इतना काफ़ी हो जाएगा इसके लिए, एंशंट मतलब इंडियन हिस्ट्री के लिए। अब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर आ जाते हैं। जो भी बिगिनर है इंडियन, ये मैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, जो भी बिगिनर है, प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स, जो भी बिगिनर है उनको सिक्स टू ट्वेल्थ जो एनसीईआरटी बेसिक बुक्स हैं वो कंपलसरी पढ़नी पड़ेंगी। जिसने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसने कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, मतलब कभी भी क्या मतलब जो आउट ऑफ टच है ज्योग्राफी से, मतलब 10th-12th के बाद छोड़ दी है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि 6th to 12th एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लें। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 11th और 12th की एनसीईआरटी, जो 4 बुक्स हैं। जब आप 6th to 10th की बुक्स ख़त्म कर लें, उसके बाद आप 11th और 12th की बुक्स पे आ जाएं और यहाँ अपना मतलब टाइम दे दें और इन 4 बुक्स को अच्छे से पढ़ लें, और यही 4 बुक्स से आपका क्वेश्चंस बनेंगे। और अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, जब अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें हम, तो एनसीईआरटी से ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो मैं और एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ जिसे कहते हैं जीसी लियोंग। जीसी लियोंग है, ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये भी पढ़ सकता है बंदा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और इसमें फिजियोग्राफी हो गया, मतलब डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस या वेजिटेशन, ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से दी हुई है, तो ये बुक बंदा पढ़ सकता है। तो ज्योग्राफी के लिए ये एरिया बहुत काफ़ी है। और अब मैं ये बात करूँगा ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जिनको फोकस में लाना है, वो है इंडियन ज्योग्राफी में अगर बात करूँगा तो वो है रिवर्स। आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है और उसकी क्या लिंगत है, उसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट रिवर्स के आपको पता होना चाहिए। जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इसी तरह से गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावरी हो गया, या नर्मदा हो गया, तप्पी हो गया। इन सब रिवर्स को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिवर कहाँ पे निकलता है, कौन से रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, और कौन सा रिवर किस किस स्टेट से निकलता है, और कौन सी रिवर की लंगत कितनी है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आने हो ही आने, मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से आएगा, मतलब अच्छे खासे चांसेस है एक क्वेश्चन के आने के। और दूसरा आपको जो मुझे लगता है फोकस करना है वो डैम्स है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, किस रिवर पे कौन सा डैम है, कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ें आपको पता चाहिए। और यहाँ पे सब और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है जम्मू एंड कश्मीर। आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से रिवर्स निकलते हैं, और जहलिम जैसे हो गया उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, मतलब तवी जो है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, और जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनके ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। तो ये आपको मतलब मुझे लगता है इतना आपको पता होना चाहिए रिवर्स के बारे में। और और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज्योग्राफी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से है, अब वो है आपकी जो हिल्स है
और इसमें इन हिल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स किस किस स्टेट से निकलता है, और इनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और इनमें से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट हिल है, हाईएस्ट पीक कौन सा है। ये सब मतलब एक इन सब चीज़ों की मतलब एक बंदे को पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब इनमें कोई लीनियंसी की कोई ऑप्शन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के। और और एक बात जो मुझे लगता है ज्योग्राफी में जो मैं भूल गया कहना, वो है माउंटेन सिस्टम। इसमें आपको हिमालयाज़ पढ़नी पड़ेंगे। हिमालयाज़ में जो आप ग्रेटर हिमालयाज़ हो गया, लेसर हिमालयाज़ हो गया, मिडल हिमालयाज़ हो गया, उन तीनों के बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन सा किस रेंज की कितनी हाइट है। ये मतलब किसकी कितनी हाइट है, और कौन किससे बड़ा हुआ है, और कौन सा इम्पोर्टेंट पीक कहाँ पे है। ये सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। और ज्योग्राफी में जो मैं और एक बात करूँगा वो क्लाइमेट है इंडिया का, मानसून टाइप क्लाइमेट। ये क्लियर कट पता होना चाहिए मानसून क्लाइमेट क्या होता है, और ये कहाँ से मतलब कैसे बनता है, मतलब इसके क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हो गया EL नाइनो हो गया, ला नाइनो हो गया, इसी तरह से इंडियन ओशन डाइपोल हो गया। ये सब चीज़ें मतलब इनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए एक बंदे को। और बाकी मुझे लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको एक एटलस लाना पड़ेगा, मैप। और जब आप ये पढ़ोगे वर्ल्ड मतलब NCERTs कवर करोगे, तो उसी टाइम पे आप एक एटलस अपने सामने रखिए, और एटलस को मतलब सामने रख के NCERTs पढ़ लीजिए। तो उसी से आपको ये हो जाएगा कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप NCERT पढ़ोगे कि मान लीजिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब अपलाचियन माउंटेन्स के बारे में आप NCERT में पढ़ रहे हो, या आप रॉकीज़ के बारे में पढ़ रहे हो मतलब NCERT में। तो आप रॉकीज़ को पढ़ रहे हो तो आप वहीं पे NCERT में लोकेट कर सकते हो ये रॉकीज़ कहाँ पे है। और रॉकीज़ में आप देखोगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट लाइक मतलब पीक है, तो वो अपने हिसाब से आप वहाँ पे नोट कर सकते हो। इसी तरह से आप मैप को, और एक इम्पोर्टेंट जो फोकस रहना चाहिए मैप का जो एटलस है, वो ये है कि जो करंट इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल मतलब रिलेशंस में, लाइक अभी पैलेस्टीन का इशू चल रहा है या यूक्रेन का इशू चल रहा है। तो ये जो है, जब आप मैप रीडिंग करते हो या कुछ, तो एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। आप यूक्रेन का इशू पढ़ रहे हैं तो आपने यूक्रेन की कोई जगह आपके न्यूज़ में आ गई, तो इमिडिएटली अपने मैप को उठाइए और देखिए ये कहाँ पे है। और यूक्रेन, इसी तरह से यूक्रेन भी मान लीजिए वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि बता दीजिए यूक्रेन का या यूक्रेन को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं। अगर आपने मतलब मैप नहीं पढ़ा है तो यू विल डेफिनेटली नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन, और वहाँ पे वो एक क्वेश्चन मतलब छूट सकता है। तो मैप रीडिंग की क्या फ़ायदा है, आप मैप अपनी यूक्रेन का मतलब नाम सुना कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप इमीडिएटली मैप उठाइए और देख लीजिए कि मैप में मतलब यूक्रेन जो है उसके इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्रीज़ है, और यूक्रेन में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी है। तो मतलब जब अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हो। इसी तरह से पैलेस्टाइन में भी आप देख लीजिए, अभी इसराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है। अगर न्यूज़ में आता है तो आप इमीडिएटली मैप को देख लीजिए, इसराइल को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, पैलेस्टीन को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी है। तो ये सब मतलब इससे आपको मतलब एक एक्टिव रीडिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है मैंने दो एरियाज़ जो है वो कवर किए हैं, और वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर आपको कुछ और मतलब कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब अगली बार जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
और जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी और जनरल साइंस। ये 3 टॉपिक मैं मतलब अगले आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। इनके ऊपर बात करूँगा, इन 3 टॉपिक्स को कैसे और किस स्ट्रेटजी के हिसाब से मतलब इनको अप्रोच करना है, उनको कैसे कर सकते हो, क्या क्या किताबें पढ़नी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये जो नया आने वाला वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कोई मतलब क्वेरी है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।